प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 विलयन और उसके टॉपिक ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विलयन बनता है विलेय और विलायक को मिलाने से। विलेय और विलायक को मिलाने से विलयन बनता है। इसके पूर्व भागों में हमने विलयन और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब देखिए इसके तहत कि ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी जब किसी ठोस को किसी द्रव में घोला जाता है तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं। तो पहला कारक है हमारा विलेय ठोस एवं विलायक की प्रकृति, यानी जो ठोस हम उस विलायक में घोल रहे हैं उसकी क्या प्रकृति है और उसके ताप पर निर्भर करता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो पहला कारक है विलेय ठोस एवं विलायक की प्रकृति और दूसरा है ताप। विलेय ठोस एवं विलायक की प्रकृति देखिए, यानी ठोस किस प्रकार का है, समान समान को घोलता है, ये हमारा नियम है। तो इसके तहत हम देखते हैं, यानी विलेय ठोस एवं विलायक की प्रकृति में यदि आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस का मतलब होता है कि ऐसा ठोस जिसको किसी द्रव के अंदर घोला जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। तो आयनिक ठोस के उदाहरण हुए NaCl, KCl, KNO3। ये ध्रुवीय विलायक जल में घुलनशील होते हैं, यानी विलेय होते हैं। आयनिक ठोस होगा वो ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक का मतलब है कि जिसमें दो ध्रुव होते हैं, जैसे जल है तो H+ OH-। तो आयनिक ठोस है वो ध्रुवीय विलायक में विलेय होते हैं, समान समान को घोलता है। अगर अध्रुवीय ठोस है, अध्रुवीय का मतलब जिसमें कोई ध्रुव नहीं होते, आयोडीन का और सल्फर का, तो वह CCl4 और CS2 यानी कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। तो विलायक ठोस की प्रकृति के अनुसार से वह उस विलायक में घुलता है। आयनिक ठोस है वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और जो अध्रुवीय ठोस है वह आपके कार्बनिक विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड में घुलेगा। दूसरा है ताप, यानी विलेय को विलायक में घोलने पर दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती। यदि किसी भी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो हम जानते हैं कि दो प्रकार के ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। पहला देखते हैं, यदि ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं और यदि ऊष्मा अवशोषित होती है, इससे तात्पर्य यह है कि वह जो विलयन है उसका ताप कम हो जाता है। और ऐसे यदि विलयन को की ताप में वृद्धि करें तो ठोस विलेय की विलेयता में वृद्धि होती है। समझ लीजिए, यदि किसी ठोस को विलायक में घोलने पर जो विलयन बना वह यदि उसकी ऊष्मा कम हो जाती है, उसका ताप कम हो जाता है, तो ऐसे विलयन को गर्म करने पर, ताप देने पर उसकी विलेयता में वृद्धि होती है। इसके उदाहरण है NH4Cl, KCl, AgNO3, NaNO3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं, किसी ठोस को विलायक में घोलते हैं और ऊष्मा मुक्त होती है, जैसे आप लोगों ने देखा है चूने का पत्थर, वो जल के अंदर जैसे ही मिलाया जाता है, जैसे ही डालते हैं, आपने देखा है एकदम से वह उबलने लगता है, यानी ऊष्मा मुक्त होती है। तो यदि ऐसे विलयन को यदि आप ताप दोगे तो विलेय की विलेयता में कमी होती है, जैसे NaOH, Li2SO4 यानी लिथियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, हमने देखा कि कुछ विलयन ऐसे होते हैं कि जो ठंडे हो जाते हैं बनने पर, विलेय और विलायक को मिलाने पर। तो यदि उसको आप ऊष्मा दोगे तो उसकी घुलनशीलता बढ़ेगी। लेकिन कुछ विलयन ऐसे हैं जो ऑलरेडी गर्म हो जाते हैं मिलाने पर, विलेय और विलायक को मिलाने पर गर्म हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ला शातेलिए का नियम लगता है और आपका जो साम है वो पश्चिम दिशा में अग्रसर होता है। देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए गैसों की द्रव में विलेयता। अब हम ये देख रहे हैं, पहले हमने देखा ठोसों की द्रव में विलेयता देखा, अब देख रहे हैं गैसों की द्रव में विलेयता। तो सभी गैसें, इसे करेक्ट कर देना, सभी गैसें
जल में कम या अधिक सीमा तक घुलनशील होती है। सभी गैसें जल में या तो कम घुलती है या अधिक घुलती है और वास्तविक विलयन बनाती है। ठीक है, जैसे अमोनिया है, उसको जल में घोला तो NH4OH का सॉल्यूशन बनता है। NH3 प्लस H2O विल गिव NH4OH, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। यानी कोई भी गैस है, उस गैस को यदि आप द्रव के अंदर घोलते हैं तो घोलने पर वह उसमें घुल जाती है। अब देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। अवशोषण गुणांक, किसी गैस का cm³ ml में आयतन है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला हो, अवशोषण गुणांक कहलाता है। इससे तात्पर्य है, फिर से देख लेते। अवशोषण गुणांक, किसी गैस का cm³ ml में आयतन है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला हो, अवशोषण गुणांक कहलाता है। यानी अवशोषण गुणांक से मतलब यह है कि जल के अंदर गैस के घुलने का आयतन। चलिए देखते हैं आगे। तो गैसों की द्रव में विलेयता निम्न कारकों से प्रभावित होती है। यानी कोई भी गैस किसी द्रव में कैसे घुलती है, उसके कौन कौन से कारक हैं, उसको अपन अध्ययन करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि गैसों की द्रव में विलेयता निम्न कारकों से प्रभावित होती है। सबसे पहला, गैस की प्रकृति, यानी गैस किस प्रकार की है। नंबर 2, विलायक की प्रकृति, यानी विलायक कैसा है। तीसरा है ताप का प्रभाव और चौथा है दाब का प्रभाव। अब देखते हैं गैस की प्रकृति। ऐसी गैस जो विलायक से क्रिया करती है अथवा विलयन में आयनित होती है, अधिक घुलती है। प्रिय छात्र छात्राओं, यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में प्रश्न पूछा गया है कि गैसों की द्रव में विलेयता किन कारकों द्वारा प्रभावित होती है। तो पहला है गैस की प्रकृति, दूसरी है विलायक की प्रकृति, तीसरा है ताप का प्रभाव, चौथा है दाब का प्रभाव। अब देखते हैं गैस की प्रकृति, यानी ऐसी गैसें जो विलायक से क्रिया करती है। ठीक है ना, यानी ऐसी गैस जो विलायक से क्रिया करती है अथवा विलयन में आयनित होती है, अधिक विलय होती है। कौन कौन सी ऐसी गैसें। NH3 है, HCl है, SO2 है। तो ये गैसें, इसे गैसें कर देना, यह गैसें जल में अधिक विलय होती है। ठीक है, यानी NH3, HCl, SO2 को जब जल के अंदर घोलते हैं तो वो ज्यादा घुलनशील है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में विभिन्न गैसों का अवशोषण गुणांक का घटता क्रम निम्न है। यानी अवशोषण गुणांक निम्न गैसों का किस हिसाब से है, घटते हुए क्रम में। तो हम देख रहे हैं सबसे अधिक अवशोषण गुणांक होता है NH3 का, इससे कम होता है HCl का, इससे कम होता है SO2 का, इससे कम होता है H2S का, इससे कम होता है CO2 का, इससे कम होता है C2H2 का, इससे कम होता है O2 का, इससे कम होता है N2 का। यह आप उतार लेना। यह प्रश्न भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में पूछा गया है कि सबसे अधिक अवशोषण गुणांक किस गैस का होता है। तो NH3 का, और सबसे कम होता है N2 का। यानी जिसका अवशोषण गुणांक अधिक होगा वो जल में अधिक घुलेगी, जिसका अवशोषण गुणांक कम होगा वह कम घुलेगी। दूसरा है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, तो इसमें देखते हैं वे गैसें जिनमें ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय विलायक में विलय होती है। वे गैसें जिनमें ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय विलायक में विलय होती है। यानी जिनमें ध्रुवीय अणु होंगे वो ध्रुवीय विलायक में विलय होती है, और वह गैसें जिनमें अध्रुवीय अणु होते हैं वे अध्रुवीय विलायकों में विलय होती है। जैसा हमने देखा है, ध्रुवीय विलायक जल है और अध्रुवीय विलायक CH2 और CCl4 है। तीसरा है ताप का प्रभाव। ला शातेलिय नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, ताप में वृद्धि पर गैसों की विलेयता घटती है। अब देखिए क्या होता है कि ये नियम बता रहा है हमें ला शातेलिय का कि स्थिर दाब हो, दाब स्थिर रखा जाए और ताप में वृद्धि किए जाए तो गैसों की विलेयता घटती है। इसको अवश्य तौर पर ध्यान करें, राइट डाउन करें। अब देखिए एक प्रश्न पूछा गया कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम देखते हैं आंसर इसका। गैसों की द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी किसी भी द्रव में जब गैस को घोला जाता है तो उसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, और ऊष्मा मुक्त होती है और ताप दे रहे हैं, तो ताप देने पर क्या होगा,
देखिए क्वेश्चन देख रहे थे हम, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यस, देखते हैं आंसर। गैसों की द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रिय छात्र छात्राओं, आपने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया है। ऊष्माक्षेपी में जब किसी विलेय में विलायक को घोला जाता है तो ऊष्मा मुक्त होती है, यानी विलयन का ताप बढ़ जाता है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है, जब किसी विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो विलयन का ताप कम हो जाता है, विलयन ठंडा हो जाता है। तो गैसों की द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहां क्या होगा, ऊष्मा मुक्त हो रही है, और यदि आप ताप बढ़ाते हैं तो साम्य पश्चिम दिशा में जाता है, और क्या होगा, द्रव में गैस की विलेयता कम होती है। ठीक है, अतः ताप बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में जाता है और विलेयता घटती है। चौथा प्रभाव है दाब का। दाब का प्रभाव में हमने देखा तो दाब और विलयन के संगठन में संबंध को हेनरी ने दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अक्सर यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा पूछा जाता है कि हेनरी का नियम लिखिए या दाब तथा विलयन के संगठन में संबंध को समझाइए। तो हेनरी का नियम, हेनरी का नियम देखते हैं। स्थिर ताप पर, ताप को स्थिर रखा है, किसी विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा विलायक की सतह पर साम्यावस्था में गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। संक्षिप्त रूप में, सरल रूप में समझाने का प्रयास करता हूं कि जब किसी विलायक द्रव में गैस को घोला जाता है तो गैस को घोलने पर वह गैस उस द्रव के पृष्ठ पर जो दाब लगाती है, यानी जितनी ज्यादा गैस घुलेगी उतना ही अधिक दाब लगेगा। यह हेनरी का नियम है। एक बार और देखते हैं। स्थिर ताप पर, ताप स्थिर होगा, किसी विलायक के इकाई आयतन में विलय गैस की मात्रा विलायक की सतह पर साम्यावस्था में गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, यदि गैस का भार m है जो कि विलायक की इकाई आयतन में P दाब पर घुली है, देखिए गैस का भार है m, तो जितनी अधिक विलयन यानी विलायक में गैस घुलेगी उतना ही अधिक उसका दाब होगा। ठीक है, तो m अनुक्रमानुपाती P, देखिए m क्या है, गैस का भार, और P क्या है, उस गैस के द्वारा उस विलायक की सतह पर लगाया गया दाब। अब देखिए अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए, यानी इस चिन्ह को आप समझ लीजिए, भली बात ही, जब ये बढ़ेगा तब ये भी बढ़ेगा, जब ये घटेगा तब ये भी घटेगा। तो यहां अनुक्रमानुपाती है, यानी गैस जितनी अधिक घुलेगी विलायक में उतना ही अधिक वह उस विलायक के पृष्ठ पर दाब को डालेगी। तो m बराबर Kp, K स्थिरांक है, इसको आप संक्षिप्त रूप में mkp के द्वारा याद कर सकते हैं। हेनरी का नियम कहते हैं mkp, m क्या है, गैस का भार, K क्या है, स्थिरांक, और P क्या है, आपका दाब। अब देखिए आरेख खींचते हैं तो गैसों की विलेयता को साम्य दाब के सापेक्ष, गैसों की विलेयता को साम्य दाब के सापेक्ष आरेख खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। देखिए इस आरेख को खींचते हैं, एक हमने ग्राफ खींचा, इधर लिखा गैस की विलेयता, इधर लिखा साम्य दाब। तो हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, यानी ये जब अनुक्रमानुपाती होते हैं, गैस की विलेयता यानी गैस जितनी ज्यादा घुलेगी उतना ही वह साम्य दाब अधिक डालेगी। ठीक है, तो जब एक से अधिक, अब हम देखते हैं जब एक गैस घुली है तब तो यह स्थिति होगी, हेनरी का नियम m बराबर Kp। ठीक है, और जब एक से अधिक गैसें घुलती है तो उसका निर्धारण कैसे होगा, तो जब एक से अधिक गैसें विलायक के संपर्क में आती है तो प्रत्येक गैस के घुलने की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपातिक होती है। x क्या है, हाँ, जब एक से अधिक गैसें विलायक के संपर्क में आती है तो प्रत्येक गैस के घुलने की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। x अनुक्रमानुपाती P, x बराबर K1P1। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक से अधिक घुलने की वाली गैसों के लिए भी ये सिद्धांत देखा। तो और इसको और संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो P बराबर KHX,
ये हमारा एक संक्षिप्त रूप में हेनरी का नियम हुआ। हेनरी का नियम कहते में आपको उसकी परिभाषा लिखनी है और उसके नियम को याद करने का तरीका m बराबर kp। m है गैस का भार और p है उस गैस के द्वारा उस विलायक के सतह पर लगाया गया दाब। अब देखिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देखते हैं, कहां कहां ये नियम प्रयुक्त किए जाते हैं। शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद करते हैं। आपने देखा है सोडा वाटर की बोतल के ढक्कन को जब हम खोलते हैं तो तेजी से वह द्रव बाहर आता है। क्यों आता है? उसमें CO2 घुली हुई होती है, यानी उच्च दाब पर दाब बढ़ा करके उस गैस को उस द्रव में घोला जाता है। समुद्र में गोताखोरों को बेंड से बचाव के लिए, अब देखिए बेंड क्या होते हैं कि जब गहराई पर जाते हैं तो दाब अधिक हो जाता है। दाब अधिक होने पर वायुमंडल की गैसों में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये नाइट्रोजन क्या होती है? ऑक्सीजन के साथ द्रव में घुल जाती है और द्रव में घुल जाने के बाद जब वह गोताखोर पृथ्वी पर तल पर वापस आता है तो वह बुलबुलों के रूप में वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में से प्रवाहित होती है, जिससे बहुत ही कष्ट होता है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि गोताखोरों का जो गैस सिलेंडर होता है उसमें वायु के संगठन को निम्न प्रकार से रखते हैं। हीलियम गैस 11.7%, ये अवश्य तौर पर ध्यान करें, लिख लेना। और नाइट्रोजन गैस की मात्रा रखी जाती है 56.2%, ऑक्सीजन गैस रखी जाती है 32.2%। साथ ही अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर आपने देखा है कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, अतः इन व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है और सोचने की क्षमता कम हो जाती है, जिसे एनॉक्सिया कहते हैं। यह भी प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में पूछा गया कि अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में किस बीमारी के होने की आशंका रहती है? तो एनॉक्सिया। इससे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने ठोसों की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता और हेनरी नियम का अध्ययन किया। आगे और भी हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम हेनरी के नियम की सीमाएं देख लेते हैं। दाब बहुत अधिक ना हो, ताप बहुत कम न हो, गैस विलायक से रासायनिक क्रिया न करे एवं संगुणित तथा आयनिक न हो। तो प्रिय छात्र छात्राओं, हमने देखा हेनरी के नियम की सीमाएं। पहला देखा दाब बहुत अधिक ना हो, यानी घुलने वाली जो गैस है जिस विलायक में घुलती है उस स्थिति में दाब अधिक नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम न हो, ताप भी कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है गैस विलायक से रासायनिक क्रिया न करे, यानी गैस और विलायक की रासायनिक क्रिया न हो और संगुणित और आयनिक भी ना हो। और चौथा है गैस की विलेयता विलायक से कम हो। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि किस प्रकार से ठोस है उसकी द्रव में विलेयता और किसी गैस की द्रव में विलेयता और हेनरी नियम का अध्ययन किया। धन्यवाद। खुदा थैंक यू।